नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड आंशिक अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर सेकंड प्रथम कोटि के अरेखिक आंशिक अवकल समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूर्व हमने प्रथम कोटि के रेखिक आंशिक अवकल समीकरण जो चैप्टर फर्स्ट है उसका अध्ययन कर लिया है। तो इस चैप्टर के अंदर सर्वप्रथम हम इस वीडियो के अंदर ये देखने वाले हैं कि चैप्टर सेकंड से कितने टाइप के क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण समस्या यह रहने वाली है कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिलेगा हल कीजिए, लेकिन हम ये कैसे पहचाने। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखने से हमें क्या पता लगे कि यहाँ पर कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना होगा। तो सर्वप्रथम हम रेखिक और अरेखिक के अंदर अंतर को समझेंगे। तो रेखिक आंशिक अवकल समीकरण हम किसे कहेंगे और अरेखिक आंशिक अवकल समीकरण हम किसे कहेंगे। तो रेखिक का तो लॉजिक हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम कोटि व प्रथम घात से लगा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी समीकरण जिसमें P और Q आते हों। क्या है P और Q? P और Q का रूढ़िगत संकेत हमने पूर्व के अंदर पढ़ा है। P का अर्थ होता है साथियों डेल Z बटा डेल X होता है, जबकि Q का डेल Z बटा डेल Y होता है रूढ़िगत संकेत। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अरेखिक के अंदर हमें यहाँ पर प्रथम कोटि, किंतु किसी भी घात, कोटि तो यहाँ पर साथियों प्रथम ही रहेगी, लेकिन जो घात है वो एक या एक से अधिक होने वाली है। जैसे P स्क्वायर मिल सकता है, Q स्क्वायर मिल सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो इक्वेशन होंगी उसको हम अरेखिक आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आशा करता हूं, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि रेखिक और अरेखिक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका है। जो रेखिक समीकरण थी उसके अंदर हमने जो लांगराज रूप था वो ऐसा पढ़ा होगा कि P और प्लस Q और बराबर R। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर P और Q की जो कोटि और घात है वो 1 1 है। कितनी है? 1 1। तो उसको हम रेखिक समीकरण कहते हैं, और रेखिक समीकरण के लिए हमने लांगराज विधि की सहायता से क्वेश्चनों को चैप्टर फर्स्ट के अंदर हल किया होगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम केवल और केवल यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकते हैं। साथियों, आपको एक बार बुक के अंदर देखने से तो आनंद आएगा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन है वो कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तब आप देखिए स्टूडेंट्स, मानक रूप है वो ध्यान में नहीं रहेगा कि कौन सा मानक रूप यहाँ पर अप्लाई करना है हमें। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना होगा, और इस वीडियो को अगर आपने सही ढंग से देख लिया है साथियों, तो आगे के जितने भी वीडियो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानक रूप फर्स्ट, एक बार केवल और केवल यहाँ पर मानक रूपों का जिक्र करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर PQ बराबर 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि केवल P और Q वाले समीकरण है वो मानक रूप फर्स्ट के अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पर Z X Y इसके अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद में मानक रूप सेकंड के अंदर FZPQ बराबर 0। तो यहाँ पर PQ तथा Z वाली समीकरण है वो अगर आपको दिखाई दे रही है तो मानक रूप सेकंड बनेगा। और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ को हम हल किस प्रकार से करेंगे इस पे आगे हम चर्चा करेंगे साथियों। मानक रूप थर्ड, और थर्ड रूप है वो क्लारेट समीकरण की तरह है साथियों। और यहाँ पर मानक रूप 3 के अंदर खास बात यही है कि यहाँ पर एक तो P का X के साथ संबंध मिलेगा, Q का Y के साथ, और यहाँ पे अलग से PQ आपको दिखाई देगा। अगर इस तरीके का रूप अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो मानक रूप थर्ड मानकर उसको हल कीजिए, और हल किस प्रकार से करना होगा इस पे चर्चा हम आगे करेंगे साथियों। मानक रूप 4 F1XP F2YQ। अगर यहां पर इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो समझिए कि मानक रूप है वो 4 लगने वाला है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम 4 मानक रूप अगर हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके अंदर डायरेक्ट आप जो मेथड है वो लगा सकते हो। लेकिन कोई भी मानक रूप है वो डायरेक्ट अगर नहीं बन रहा है तो उसको हम समायनन करके इन 4 मानक रूपों में से किसी एक मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पे भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अगर कोई भी मानक रूप डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो उसको हम समायनन करके
किसी न किसी मानक रूप में हम कन्वर्ट करेंगे और अंत में हम चार पीठ विधि, और ये विधि देखिए साथियों, अगर यहाँ पर चारों मानक रूप में से कोई रूप नहीं बन रहा है और रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम या किसी भी क्वेश्चन के अंदर चार पीठ विधि का अगर नाम दिया गया है तो हम कोई भी क्वेश्चन को चार पीठ विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। दो स्वतंत्र चरों वाली प्रथम कोटि की रेखिक या अरेखिक, यहां पर रेखिक हो चाहे अरेखिक हो, आंशिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए ये एक व्यापक विधि है साथियों, और एक कठिन विधि मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो लेंथी है। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट चारों मानक रूपों में बन रहा है तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए, या फिर कोई समायनन द्वारा मानक रूप में कन्वर्ट हो रहा है तो समायनन में करके हल करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है साथियों, तो आप अंत में चार पीठ विधि का चयन कर सकते हो, और पर्टिकुलर आपको चार पीठ विधि का नाम देकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो चार पीठ विधि ही लगानी पड़ेगी साथियों। और यहां से चार पीठ विधि के अंदर साथियों सामान्य बीएससी के अंदर 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि बीएससी बीएड के अंदर यहां से जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो पूछे जाने की सबसे प्रबल संभावना रहती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ये तय करेंगे कि मानक रूप जो फर्स्ट है उस पे आधारित एग्जाम्पल हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानक रूप फर्स्ट एफ पी क्यू बराबर 0, मतलब ये हुआ न तो फर्स्ट रूप के अंदर x मिलेगा, न y मिलेगा, न z मिलेगा, केवल और केवल p और q के पदों में यहां पर हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर आपका जो फर्स्ट है वो ऐसा दिया गया है, हल कीजिए। तो यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, तो यहां पर केवल और केवल पी और क्यू के पद लिखे गए हैं, तो यहां पर मानक रूप फर्स्ट है वो लगेगा। और मानक रूप फर्स्ट को हम किस प्रकार से हल करते हैं इसका जिक्र साथियों हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। अब उसके बाद में यहां पर देख सकते हो आप एग्जाम्पल नंबर सेकंड, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बराबर एन पी क्यू, मतलब ये हुआ पी और क्यू के पदों में यहां पर टर्म हमें दी गई है, क्यू बराबर 3p स्क्वायर। तो मानक रूप फर्स्ट के अंदर जो डायरेक्ट हम यहां पर मानक रूप फर्स्ट का सूत्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पलों को मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है साथियों। उसके बाद में मानक रूप जो सेकंड है उसके अंदर एफ जेड पी क्यू, मतलब पी क्यू के साथ में जेड मिलेगा आपको। तो यहां पर आप देख सकते हो पी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू। उसके बाद में एग्जाम्पल सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, पी 1 प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्यू जेड माइनस ए। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3, जेड स्क्वायर और ब्रैकेट पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 4, जेड बराबर पी और क्यू। तो ये एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स चार पीठ विधि के अंदर भी दे रखा है और यहाँ पर मानक रूप सेकंड के अंदर भी दे रखा है। अब यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हम चार पीठ विधि की सहायता से भी हल कर सकते हैं साथियों। अगर पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो हम बाध्य हैं चार पीठ विधि ही हमें लगानी पड़ेगी। अगर चार पीठ विधि का पर्टिकुलर हमें नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हमें अगर पता है कि मानक रूप फर्स्ट बन रहा है या सेकंड बन रहा है तो डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनकी सहायता से डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं साथियों। इन सभी मानक रूपों को हम किस प्रकार से हल करते हैं इसका जिक्र हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं साथियों। उसके बाद में मानक रूप थर्ड के अंदर देखिए z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस एफ पी और क्यू। इस मानक रूप की खास बात ये है साथियों, इसके अंदर तो डायरेक्ट आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन है वो थर्ड मानक रूप के अंदर दिया गया है। और तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो थर्ड रूप है उसके अंदर तो कोई कंफ्यूज वाली बात है ही नहीं, न तो ये समाइनन के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, इसका तो रूप अलग ही है अपने आप में, ये एक क्लारेट समीकरण की तरह साथियों, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस है पी क्यू। तो यहां पर उसके बाद में एग्जांपल नंबर सेकंड, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस सी और अंडरूट के अंदर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस है क्यू स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 3, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 अंडरूट पी और क्यू। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस अंडरूट के अंदर अल्फा पी स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर और प्लस है गामा। और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे रखे हैं साथियों, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई और प्लस लॉग पी क्यू, z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर और क्यू, z बराबर पी एक्स क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर।
और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स p माइनस क्यू जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई बराबर 1। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 नंबर और 5 नंबर एग्जाम्पल है, उसके अंदर आप कुछ भ्रमित हो सकते हो। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है साथियों कि अगर हम p माइनस क्यू को RHS साइड के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद में z बराबर अगर मान निकालते हैं तो p का तो x के साथ संबंध है, q का y के साथ संबंध है और अलग से आपको pq दे रखा है साथियों। तो आप समझिए कि मानक रूप थर्ड ही दिया गया है और यहां से ही वही बात है, x के साथ संबंध, q का y के साथ। और यहां पर हम z के बराबर अगर मान निकालना चाहें तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हटा के अगर देखते हैं तो मानक रूप साथियों थर्ड ही बन रहा है। तो आपकी बुक के अंदर मानक रूप थर्ड के यहाँ पे 4 तो एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक्सरसाइज सेकंड सी के अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए, अर्थात हम कह सकते हैं टोटल 9 क्वेश्चन है मानक रूप थर्ड पे आधारित। इन 9 क्वेश्चनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मानक रूप थर्ड है वो तो आपको क्लियर हो चुका है कि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में मानक रूप 4 देखिए स्टूडेंट्स F1 XP F2 YQ, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पर LHS के अंदर तो P और X का संबंध बनना चाहिए और RHS के अंदर Q और Y का संबंध बनना चाहिए। तो यहां पर पहला एग्जांपल दिया गया है PQ बराबर XY, अगर हमें दिया गया है तो हम इसको पक्षांतरण करके P बट्टा X और Y बट्टा Q लिख सकते हैं, अर्थात यहां पे मानक रूप 4 का क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर x प्लस वाई। तो यहां पर हम पक्षांतरण करके p स्क्वायर माइनस एक्स और y माइनस क्यू स्क्वायर, हम कह सकते हैं कि x और p और y और q का अगर रिलेशनशिप है LHS और RHS के अंदर तो हम कह सकते हैं कि मानक रूप 4 दिया हुआ है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 yp बराबर 2yx प्लस log q। अब इसको हम सरलीकरण करते हैं तो yp माइनस 2yx बराबर log q, y अगर हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे RHS साइड के अंदर अगर हम भेज देते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स p माइनस 2x बराबर 1 बट्टा y log q बन जाता है, जो कि मानक रूप 4 के अंदर क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है साथियों। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। तो हम यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो p और x का संबंध है, q और y का संबंध बनता है यहाँ से। लेकिन ये क्वेश्चन 2 मेथडों के अंदर दिया गया है। मानक रूप फर्स्ट के अंदर समायनन करने के बाद में फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक डायरेक्ट साथियों आपको 4 नंबर के अंदर दे रखा है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो साथियों हम जानते हैं कि कार्तीय और ध्रुवीय रूप में जो संबंध होता है उससे ये क्वेश्चन हल होने वाला है। हम जानते हैं कि x बराबर आर कोस थीटा होता है, y बराबर आर साइन थीटा होता है। यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर मान लेंगे और थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स हम इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखिए स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मानक रूप के अंदर अगर नहीं दिया गया है तो उसको हम समायनन करने के बाद में मानक रूप में प्राप्त करके हल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश की है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर दिया गया है। तो यहां पर हम डायरेक्ट रूप से देखें, प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यहां पर कौन सा भी जो मानक रूप है वो नहीं बन रहा है साथियों। अगर कौन सा भी मानक रूप अगर नहीं बन रहा है तो सर्वप्रथम उसको मानक रूप फर्स्ट में बदलने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट में बदलने के लिए देखिए स्टूडेंट्स न तो हमारे पास x होना चाहिए, न y होना चाहिए, न z होना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं z को हटाने की कोशिश करता हूं और z को हटाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे z स्क्वायर का सभी टर्मों के अंदर भाग लगा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे z स्क्वायर, यहाँ पे भी z स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे हम, x बटा z और p को हम डेल z बटा डेल x कहते हैं, रूढ़िगत संकेत के अंदर हमने पूर्व देखा है साथियों, और q को हम डेल z बटा डेल y कहते हैं। तो यहाँ पर x बट्टा z डेल z बटा डेल x का होल स्क्वायर प्लस y बट्टा z डेल z बटा डेल y का होल स्क्वायर बराबर 1। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ स्टेप है वो याद करनी होंगी साथियों। डेल z बटा z को हम कैपिटल डेल z के बराबर मान लेंगे और दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। डेल x बटा x को कैपिटल डेल x मान लेंगे, डेल y बटा
y को हम कैपिटल डेल y मान लेंगे और सभी का समाकलन करने पे देखिए स्टूडेंट्स log z बराबर कैपिटल z, log x बराबर कैपिटल x, log y बराबर कैपिटल y आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम अवकलन के अंदर हम एक श्रृंखलन नियम या चेन रूल जानते हैं। अब यहाँ पे हमें डेल z बटा डेल x कैपिटल है साथियों, और हमें तो यहाँ पे स्मॉल z और स्मॉल x में संबंध करके यहाँ पे डेल z बटा डेल x का मान निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल z बटा डेल x को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब स्मॉल डेल z का तिरछा गुणा कर देते हैं और स्मॉल डेल x का भी तिरछा गुणा कर देते हैं। परिणामी मान कटने के बाद में यही रिजल्ट बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ से कैपिटल डेल z बटा स्मॉल डेल z का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अवकलन करने पे यहाँ पर इसका मान 1 बटा z निकल कर आएगा, क्योंकि log z है 1 बटा z हो जाएगा साथियों। अब उसके बाद में स्मॉल में डेल z बटा डेल x, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्मॉल डेल x बटा कैपिटल डेल x, तो इसका मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मान है वो केवल और केवल हमारा x निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? x निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे x बटा z डेल z बटा डेल x, यहाँ पे ये सभी स्मॉल मान है साथियों। इस मान को मैं कैपिटल z बटा डेल z बटा डेल x के रूप में लिख सकता हूं। ठीक इसी प्रकार कैपिटल यहाँ पे z है और यहाँ पे y है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। लिखने के बाद में यहाँ पर ये सभी मान अगर निकल रहे हैं तो निकालने के बाद में यहाँ पर स्मॉल y बटा z डेल z बटा डेल y ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x z डेल z बटा डेल x को मैं यहाँ पे कैपिटल डेल z बटा डेल x कह सकता हूं और इसको डेल z बटा डेल y कह सकता हूं। तो यहां पर मान रख दूंगा। रखने के बाद में जो मेरे पास मानक रूप है वो फर्स्ट प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट तो हमें यहां पर मानक रूप फर्स्ट है वो नहीं दिया गया था, लेकिन फर्स्ट के अंदर हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर मानक रूप फर्स्ट है वो प्राप्त कर लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम मानक रूप फर्स्ट को किस प्रकार से हल करते हैं और उस पे आधारित कुछ एग्जाम्पलों का अध्ययन करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जय हिंद जय भारत।